अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज के जो प्रोग्राम है इसके 4 मौज़ूआत होंगे। हम बात करेंगे आज की अहम अदालती कार्रवाई और इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इख्तलाफी नोट सामने आया उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की द न्यूज़ में आज एक बहुत अहम रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक खान साहब की जो मुश्किलात हैं, ये इनको कुछ जो अदालती रिलीफ मिल रहा है इसके बावजूद भी कम नहीं होने जा रही। उन्होंने सरकारी हुकाम का हवाला दे के बहुत अहम बातें इस रिपोर्ट में कही हैं, उसका भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रोग्राम में। फिर सदर आरिफ अलवी, जिनके की तरफ देखा जा रहा था पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से कि शायद वो कोई रास्ता बनाएंगे, उन्होंने एक बयान दे दिया। वो ये कहते हैं कि बात अब जो होगी मुज़ाकरात वो घर के मालिक से होंगे। ये इस किस्म का एक बयान पहले भी आ चुका, जो अगला हिस्सा है उनके बयान का कि चौकीदार घर का मालिक है तो कोई एतराज़ नहीं। अलबत्ता वो कहते हैं कि बात अब आप नाजरीन तो हमारे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं कि किसको चौकीदार कहा जाता है या किससे तशबीह दी जा रही है घर का मालिक कहकर, लेकिन हम शायद इतने समझदार नहीं, तो हम पीटीआई के रहनुमा से इस बयान की तशरीह हासिल करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में। फिर आप लोग जानते हैं कि 1971 के हवाले से जो बयानिया पीटीआई ने बनाया था, उस सिलसिले में पार्टी सरबराह समेत रहनुमाओं को एफआईए की तरफ से नोटिस मौसूल हुए थे। सो इसका जवाब जमा कराने के लिए बैरिस्टर गौहर साहब और रऊफ हसन साहब तो आज पहुंचे इस कार्रवाई में, इस तफ्तीश का हिस्सा बने, लेकिन उमर अयूब साहब ने वकील के जरिए अपना जवाब जमा कराया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मुतालबा किया कि हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो हमारे हवाले किए जाए, ताकि इसके उस एतबार से हम जवाब जमा करवा सकें। कुछ दीगर बातें भी इसमें कही गई हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ इसी से करेंगे। एक तो उनके सामने जो मामला था वो ये जो नैब तरामीम केस है, इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के हवाले से था। तो अपने इख्तलाफी नोट में वो कहते हैं कि बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। 2 साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान ने फौज की नैब और पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की बात की। 2 साबिक वज़राए आज़म की बात की तस्दीक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपने खिताब में की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल फरवरी का जो उनका बयान था उस हवाले से वो बात कर रहे थे कि फ़ौज ने फैसला किया कि सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे सियासी मामलात में। अहम बात यह है कि इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि अदालतें और जजेस अब मजीद अपना सर रेत में नहीं दबा सकते। इस तासुर को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट और शरीके जुर्म अदालतें अवामी नुमाइंदों की तजलील और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने की जिम्मेदार हैं। सो ये जो बातें इस इख्तलाफी नोट में रखी गई हैं, इनमें से ज़्यादातर जो नुक्ते हैं उस पर कोई एतराज़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अहमियत है उनके इन कमेंट्स की, इस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए गिर जदून साहब, सीनियर माहिर कानून है और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सेनेटर रौन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं जदून साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। जो जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट है, आपने भी तफसीली तौर पर इसको देखा है, तो एक तो जो मामला उनके सामने था वो ये कहते हैं कैटेगोरिकली कि पीटीआई के सरबराह को लाइव दिखाना ये किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। आपकी नज़र में क्या अहमियत है, क्योंकि एक डिबेट इस वक्त बनी हुई है कि उनको लाइव नशरियात तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की, लेकिन अब उनको दिखाना एक हमें लगता है एक मुअम्मा बना हुआ है इस निज़ाम के लिए। बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो केस जब नैब का चल रहा था तो इसकी जो फर्स्ट हियरिंग हुई है जजमेंट, इसमें लिखा हुआ है इख्तलाफी नोट में कि वो लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। उसके बाद इमरान खान ने कहा जी मैं पर्सनली जो है इस केस में अपना आना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा जी आपको कोर्ट के बजाय आप जो है वीडियो लिंक में जेल से आ जाएं। तो अब इसमें सेकंड क्वेश्चन था कि क्या लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ना की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुनासिब नहीं समझा, फिर उनकी एक एप्लीकेशन दे दी प्रॉपर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है KPK की कि जी ये इसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाया जाए। तो उस पर डिसेंटिंग नोट दी तरमला साहब ने, वो 2 जजेस ने कहा जी चीफ जस्टिस दूसरे जो मेंबर थे बाकी के जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। अब इसमें देखें इन्होंने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, इसमें बड़ी एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर ये बातें कर रहे हैं तो इनमें बहुत बड़ा वजन है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जो है काजी चीफ जस्टिस साहब हैं उनके अपने केस से शुरू हुई है। जो रिपोर्टेड केस है PLD 2023 जो है सुप्रीम कोर्ट 661 जो पेज है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया देखे, पाकिस्तान की आवाम देखे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल में अब कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है, उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो अगर केस का अगर पहले ना होता तो फिर तो ठीक था, ये भी ना होता। लेकिन अगर पहले दिन आपने लाइव स्ट्रीमिंग कर ली है तो फिर इसका ऑब्वियस मकसद ये है कि जब वो एक जो इसमें पार्टी है इमरान खान, उसकी वजह से फिर ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई है।
ये तो ऑब्वियसली इसमें कोई बंदा कहता है जी दो बातें, तो वो मेरे ख्याल में गलत है, क्योंकि उनकी वजह से चाहे उन्होंने ये समझा है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल स्पीच क्या दें, कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो या वट एवर द रीज़न है, लेकिन ये उसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग को बंद किया। अब दो चार जगहों पर वो कहते हैं, अतर मिनल्ला साहब अपने इख्तलाफी नोट में आम कैदी और ख़ास कैदी की बात हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से कहा कि जब उनको फांसी दी वो भी कोई आम कैदी नहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ कोई आम कैदी नहीं थे, लिहाजा इमरान खान भी कोई आम कैदी नहीं है। तो जदून साहब, ये हमारा आइन और कानून किसी तरह डिफ़ाइन करता है कि कौन आम है कौन ख़ास है? क्योंकि हम कई दफ़ा ये भी सुनते थे कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। नहीं, लिखने में तो यही है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन जो आजकल इमरान खान को फैसिलिटी मिली हुई है वो एक आम कैदी की तो नहीं मिल सकती। उनके पास सिक्योरिटी देखें, उनकी जो है अंदर फैसिलिटी है या उनके जो स्पेस है वो आम कैदी को नहीं मिल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ज़ाहिर है एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्टी का लीडर है, उसके फॉलोअर है। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़े अवामी लीडर थे, उनकी एक थी, लेकिन उसके साथ तो ज़्यादा सख्ती की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, उन पर ज़्यादा जुल्म किए गए। फिर इस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, उनके साथ भी ये किया गया है कि उनको भी, मैं एक दफ़ा मुलाकात के लिए गया उनसे, तो बिल्कुल जून जुलाई का महीना था और इतनी सख्त गर्मी थी, और इवन के मतलब कोई मैंने कहा ये एसी कहते हैं, ये एसी ख़राब है, चल ही नहीं सकता। तो मतलब ये एक इस पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर गया है वहाँ पे उसके साथ सख्त रवैया हुआ है, और जो रवैया करने वाले हैं उसकी निशानदेही अतर मिनल्ला साहब ने कर दिया, और उन्होंने कहा कोर्ट इसमें कंप्लिसिट है। आज देखो ना, अगर कोर्ट किसी बंदे को जो मेरिट पे रिलीफ बनता है नहीं देती, तो इसका मतलब है कोर्ट जो है वो किसी की कोई जज या पूरी कोर्टों को नहीं कह सकता, लेकिन जो अगर उनको मेरिट पे रिलीफ मिलता अगर वो ना दें तो इसका मतलब है फिर वो इस पे आप मजीद भी बात कीजिए। निहाल हाशमी साहब, ये खान साहब को अब बराह रास्त नशर तो होती हैं अदालती कार्रवाई, अवाम को भी ये सहूलत मिलती है कि वो देख सके, सो खान साहब को लाइव दिखाने के ऊपर कोई एतराज़ आपको भी है? PTI के दौर में एक बड़ा एतराज़ आप लोगों को भी रहता था कि नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, तो अब यहाँ पर कोई आपके नज़र में एतराज़ है? अतर मिनल्ला साहब समझते हैं कि कानून में इस किस्म का कुछ एतराज़, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है ये कानून की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंट्रो और भाई साहब के बाद से रेज होता है। मैं सिर्फ इतना आपको कहूँगा कि अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा, जो लिखा, आपने भी उसको एक्सप्लेन किया। जज इज ऑलवेज द जज। उस वक्त भी अतर मिनल्ला साहब जज थे जिस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की गई कि उन्हें टेलीविज़न पे उनके बयान को नशर होने दिया जाए और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, कोई तकरीर है, कौम के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नहीं, वो नहीं हो सकता। जज का काम है वो एविडेंस के बुनियाद पे फैसले सादिर करते हैं। अब अगर वो मुआजना करते हैं इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ, तो ये नामुनासिब है। दोनों हर केस की अपनी नौयत होती है, हर केस की अपनी नौयत होती है, हर फर्द का अपना इंडिविजुअल एक्ट होता है। मैं ये समझता हूँ कि फिर आपके इंटरव्यू में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि अब हम घर के मालिक से बात करेंगे, तो आप पॉलिटिक कौन है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये वो तो आरिफ सर उसके ऊपर आते हैं फिर निहाल साहब। अच्छा, अब ये जो बात उन्होंने की इसके ऊपर आप लेकिन हाँ नहीं, मैं चाह रही थी कि आप उनका लाइव इंटरव्यू नशर होने से क्या खदशात हैं, क्या निज़ाम एक खदशे का शिकार नजर आता है कि खान साहब टीवी पे नजर आए तो क्या होगा? क्या आपकी नजर में क्या? देखिए, किसी के आने और जाने से कुछ नहीं होता। खान साहब इज नॉट 25 करोड़ पीपल ऑफ पाकिस्तान। खान साहब एक इंडिविजुअल आदमी है जो कि एक कन्विक्टेड आदमी है। वो जब इलेक्ट होके आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो फिर नजर आएगा कि पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मगर अगर अदालत चाहे, अदालत का डोमेन है, उनकी डिस्क्रिशन है। कई जगहों पे हमारे आइन ने डिस्क्रिशन दी हुई अदालतों को कि अदालत, जज को नहीं, अदालत को डिस्क्रिशन दी है कि अगर आप चाहें तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जब आप ऐसे जगह पे बैठे हुए, आपको आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके साथी बेंच क्या, और ये कादी फाइल आपको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है इस तरह के केसेस में, सो मोडो जिसमें लेते हैं या कोई डिफिकल्ट मैटर्स होता है तो उसमें बैठ के मुशावरत से मामला हल कर ले। आइन अगर इजाजत देता है तो बिल्कुल उनको दिखाएं, अगर आइन इजाजत नहीं देता तो बिल्कुल नहीं दिखाएं।
ठीक है, मैं ऑन साहब की तरफ जाती हूँ। ऑन साहब, एक तो ये भी एक शिकवा करती है हुकूमती जमातें कि ख़ास कोई प्रिविलेज खान साहब को हासिल है जब इस किस्म की बात की जाए कि वो कोई आम शख्स नहीं। हालांकि जज साहब ने तो दीगर भी साबिक वज़ीर आज़म का नाम लिया, लेकिन अगर ये तकरीर ना दिखाई जाए तो ये वही मयार होगा जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी उस वक्त रखा गया। आप लोगों का दौरे हुकूमत था, उनके इंटरव्यूज़ के ऊपर पाबंदी, TV पे नशर करने पर पाबंदी थी। बैनुल अक़वामी मीडिया अलबत्ता उनके इंटरव्यूज़ करता था और पाकिस्तानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा चैलेंज होती थी। सो इसके ऊपर आप बात कीजिए। और इसका जवाब नहीं मुझे मिल सका कि कोई खदशा आप समझते हैं कि खान साहब को TV पे दिखाने से हुकूमत को है या इस निज़ाम को? जी बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में दोनों को जरा डिफरेंशिएट कीजिए। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान साहब के स्टेटस में फ़र्क है इस टाइम। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जब हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी उस वक्त वो एब्सकॉन्डर थे, उस वक्त वो मफरूर थे। अगर आपको याद हो, उनको 4 हफ्ते की छुट्टी दी गई थी। इत्तफाक ये है कि जैसे अतमनुल्लाह उसमें शामिल थे उस वक्त, जब उनको 4 हफ्ते की इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की छुट्टी दी गई। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी मुल्ज़िम को जिसको 7 साल या 10 साल की सज़ा हो उसको इस तरीके से मुल्क से बाहर जाने की छुट्टी नहीं दी गई। लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, इनकी एक गारंटी पेपर पे सिग्नेचर के साथ उनको छुट्टी दी गई। जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और पाकिस्तान 4 हफ्ते बाद ना आए तो वो एब्सकॉन्डर हो गए थे, वो मफरूर हो चुके। मफरूर मुल्ज़िम का उस वक्त बैठ के किसी मीडिया से खिताब करना ऑब्वियसली वो खिलाफ कानून था, नंबर 1। नंबर 2, आप ये बताइए कि जब से खान साहब जेल में गए हैं या इस लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया ने या इवन के पाकिस्तान की अखबारात ने भी कभी खान साहब की कोई खबर शाया नहीं की। इससे पहले भी अगर कोई अखबार में कोई चीज़ छपी है तो इंटरनेशनल जरीदों में तो छप चुकी है। पाकिस्तान में ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना प्रिंट मीडिया पे खबर आई। ये पहला स्टांस था जो कि सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से उनकी शक्ल या उनकी गुफ्तगू सुनने का कौम को या सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला। हैविंग सेड दैट, ये ऑप्शन किसने दी, ये काम स्टार्ट किसने किया? पाकिस्तान में पहले कब सुप्रीम कोर्ट में इतनी ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग? एक अदे किसी केस में शायद बहुत पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो तो ठीक हो, वरना पिछले 1 साल में पता नहीं कई 100 घंटों की लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। जब आप अपने केसेस को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और आपने नैब में इतना इंपॉर्टेंट समझा कि आपने मुल्क के उस एक्स वज़ीर आज़म को सुनने का मौका देना था, जब आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करें तो फिर उसको भी सुन लीजिए, उसमें आखिर है चीज। आप महसूस करते हैं ऑन साहब कि खान साहब की एक तस्वीर आई थी मंजर आम पे, वो एक बड़ा वावेला हुआ था, अगर वो आ जाते हैं कुछ सियासी बयान दे देते हैं कि ये भी खदशा बीच में नजर आता है कि मौजूद है? अच्छा, सियासी बयान से फिर क्या फर्क पड़ता? अखबारों में तो आप कहीं ना कहीं उनके बयान सुन लेते हैं, कई वकला से भी सियासी बयान सुन लेते हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये लाइव टेलीकास्ट में कोई मीर जाफर जैसी बात कर दें, कोई 71 के साथ तकसीम, मुल्क की तकसीम का मवाजना कर दें जो आपकी जमात आजकल कर। मैं एक अर्ज करूं वैसे वेरी फ्रैंकली, डू यू रियली थिंक कि लाइव स्ट्रीमिंग पे आके उन्होंने केस की मुतल्लिक बात करनी? अब जो 4 बातें पिछले 4 दिन पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग निकली थी, कौन सी बात? उन्होंने ये कहा कि जज साहब बाकी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप जुडिशियल कमीशन भी May 9 में बना लीजिए, आप जो ह्यूमन राइट्स के केसेस आपके पास पेंडिंग है उसको भी सुन लीजिए और February 8 का केस भी सुन लीजिए। इसमें कौन सी पॉलिटिकल इशू है? एक मुल्जिम, अगर आप समझते हैं एक मुल्जिम है जिसको गलत केसों में फ्रेम किया गया, वो अदालत से कहे कि जी आप मेहरबानी करें इस पे रिलीफ दें या इस पर बात सुने, इसमें ऐसा कौन? इशू ये है कि खान साहब की झलक या खान साहब की आवाज वो मैटर करती है हर उस कॉर्नर के लिए जो उनकी गुफ्तगू या शक्ल की वजह से इफेक्ट हो सकता है। सो काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह ही मेंटेन्स, वो एक इतना बड़ा स्केरी फैक्टर बन चुका है उन तमाम सिस्टम के लिए जो समझते हैं कि खान साहब शायद आगे कोई ऐसी बात करें और रेपरकशंस ना हो। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं कि वो लोग भी बड़े ही बेवकूफ होंगे जो समझते हैं कि खान साहब को ऐसी वो कुछ ना भी कहे तो पाकिस्तान सारा कुछ समझता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यानी कि जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है, तो उनके कहने से या आने से कोई फर्क नहीं लगा। अब सबको सबका पता चल चुका है। जी जदून साहब की तरफ जाती हूँ आपकी इस बात पे। अब जदून साहब, ये तो PTI का एक कॉन्फिडेंस है। अब आपने जो दूसरी बात का भी हवाला दिया इस इख्तलाफी नोट को पढ़ते हुए, जहाँ पे आप समझते हैं कि गैर मामूली बात है खुद को शरीक जुर्म कहना इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया के एक जज की तरफ से, हकीकत है और ये एक हकीकत भी है। तो अब जब सियासतदान, जो आरिफ अलवी साहब का बयान मैंने बताया कि हम तो मालिक से बात करेंगे, मुल्क के मालिक से बात करेंगे, इससे घर के मालिक से बात करेंगे, तो ये जब पॉलिटिशियन सियासतदानों की तरफ से किसी को मालिक समझ लिया जाए, एक जो बेशक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हों लेकिन फिर भी बावाज़े बुलंद ये कहा जाए, तो फिर हम कहीं पे देखते हैं कि रियलाइजेशन एक ओवरऑल हो हर तरफ, तो फिर कोई बात बने, वरना इस इख्तलाफी नोट के एक नुक्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
नहीं देखिए, ये इख्तलाफी नोट जो उन्होंने लिखा है इस पे कोई दो राय है कि हमारी जुडिशरी जो है फॉर लास्ट 76 ईयर जो है कंप्लेसिट रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मियां नवाज शरीफ को किस तरह निकाला है, वो कौन 5 जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने किसकी डायरेक्शन पे मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया, उनके किसकी कहने पे, ये देखे ना, ये उन्होंने एडमिट कर लिया। ये मेरा है बहुत बड़ी बात उन्होंने की। एक सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, अब रिटायर होकर तो सारे जज कहते हैं, नसीम शाह ने भी कह दिया काफ़ी अर्से के बाद ये हमारे पे। ऐसे वक्तों में जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये एक तफरीक की गई कि चंद जज साहिबान काली भेड़े हैं कुछ दिन पहले, देखें, एक 5 साल के बाद एक पार्टी आती है, उसको पहले पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और किसकी मदद से बनेगा। 2018 में इमरान खान को सब पता था कि वो किसकी मदद से प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, किस तरह इलेक्शन मैन्यूवर हुआ है। तो जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपकी जो गवर्नमेंट है वो कोई और बनाता है, वो कोई और चलाता है, तो इस पे आप क्या बाकी क्या रह गया? आप आंखों में, उन्होंने कहा ना, रेत में कब तक सर दबाओगे। तो उन्होंने मेरा ये बड़ी बोल्ड लिखा है उन्होंने, और खुद एज ए सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एतराफ़ किया है। तो ये तो बड़ी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय से कहें जी 426 की जो अपनी सस्पेंशन थी सेंटेंस, वो उत्तर में उन्होंने की थी मियां नवाज शरीफ की। निहाल साहब भूल गए उस बात को, निहाल साहब को नहीं पता, निहाल साहब उस वक्त मेरे ख्याल में तो किसी और काम में लगे हुए थे। तो उन्होंने उनके बच्चों को, उनके जितने फैमिली का, मुझे पता है कि एक चीज़ का कि उनके एजेंसी ने उन्होंने किस तरह जो है हाउंट किया और इमुलेट किया कि आपने, उन्होंने कहा जी आपने सजा सस्पेंड क्यों किया इनकी, उनको छोड़ दे। निहाल साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस किस्म के स्टेटमेंट्स अदलिया के बारे में दे रहे थे, चंद जज साहिबान को उन्होंने काली भेड़ें कहा, तो जज साहब तो आज बड़े अहम हकायक के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं। जुदून साहब भी उनकी ये समझते हैं कि एक बहुत गैर मामूली, बहुत अहम लेकिन हकायक पे मबनी बात है जो उन्होंने की है। सो ये इन्हीं बातों के खतरे की वजह से आप लोग मुतनाज़े कर रहे थे चंद जज साहिबान का नाम लिए बगैर, उनके हवाले से इस तरह की बात करके? नहीं, जस्ट आप देखें, हम तो एक जनरलाइज बात करते हैं। जस्टिस मुनीर से लेके आज तक पाकिस्तान में इदारे जो बने हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादती, वो जुडिशरी हो, सिविल सर्विस के लोग हो, वो किसी भी डिसिप्लिन के लोग हो, तो ये एक हमें एक टर्निंग पॉइंट। और फिर हम सियासतदानों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो पहले इनकलाबी बातें करते हैं, उसके बाद जब वन पेज पे आते हैं तो कोई एतराज़ नहीं होता उनको किसी चीज़ के ऊपर। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ऑन अब्बास जरूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि बात सिर्फ घर के मालिक से होगी तो उनकी क्या मुराद है इससे। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बात करते हैं सदर आरिफ अलवी, जिनकी तरफ देखा जा रहा था कि अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई रास्ता निकलेगा तो अब क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गए हैं तो PTI के लिए सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। लेकिन अब उनका जो स्टेटमेंट सामने आया, सेनेटर रॉन साहब, अलवी साहब कहते हैं कि बात अब घर के मालिक से होगी, चौकीदार घर का मालिक है तो कोई एतराज़ नहीं, बात उन्हीं से करेंगे। तो आप लोग किसको मालिक यहाँ पर कह रहे हैं? साथ ही अब जमहूरियत बराए नाम भी क्यों ना हो, लेकिन एक जमहूरी मुल्क के अंदर मालिक मुल्क के जो होते हैं या इस घर के जो होते हैं वो आम आवाम होते हैं। सो आप इतना नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं, कभी किसी को चौकीदार कहना या कभी किसी को मालिक कह देना, और अपने सपोर्टर को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आपकी तमाम उम्मीदों का, ख्वाबों का, ख्वाहिशात का महवर बस एक ही तरफ है? अच्छा, इसकी तफसील तो आरिफ अलवी साहब खुद बता सकते हैं, लेकिन अगर इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दो इश्यूज इसके ऊपर। पहली बात यह कि आरिफ अलवी साहब जिस वक्त सदर पाकिस्तान थे उस वक्त भी वो कोशिश करते रहे कि पिछले 2 साल में कई बार कि एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक रिफ्ट है इसको किस तरह क्लियर जा सके, लेकिन मैसेज एक ही मिला कि नो गो एरियाज, इनसे बात नहीं हो सकती। फेयर इनफ। जब वो सदर से बाहर आए और पिछले 2-4 महीने से खामोश थे, जब उन्होंने मूवमेंट दोबारा शुरू की तो उन्होंने फिर एक कोशिश अटेम्प्ट की। मेरे ख्याल में उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं है। हैविंग सेड दैट, आप खुद बताइए अपने आप से, जिनसे बात करनी चाह रही है या जो लोग हमसे बात करना चाह रहे हैं, मैं पॉलिटिकल फोर्सेस की बात कर रहा हूं, उनके पास अथॉरिटी है क्या? आज से 3 दिन पहले 31 मई को 15 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया गया। बहुत बड़ी खबर है, टिकर चली कि जी वजीर आजम की तरफ से पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा तोहफा, 15 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई। अचानक वजीर खजाना उठते और वजीर आजम कहते तुमने गलत फैसला किया है, 3 रुपए से ज्यादा ये कम नहीं करने दूंगा। बज़िद होने के बावजूद वजीर खजाना स्टैंड ले गया और प्राइस को सिर्फ 3 रुपए कर दिया गया। जिस मुल्क में वजीर आजम अपने फैसले को स्टैंड ना ले सके, उसके पीछे सिर्फ आधे घंटे के लिए वो कीमत जो उसने कम की थी, आधे घंटे बाद एक वजीर खजाना जो उसको तोहफे में मिला था, खजाने से तोहफे में जहेज में उनको मिला था,
उसकी डिक्टेशन पे चल रहा हो, उसके पास क्या अथॉरिटी है कि वो हमारी जैसी दहशतगर्द जमात के साथ बैठ के बात करे और कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करे? क्या को कुछ देने की पोजीशन में कहीं इस्तेमाल ना हो जाए कानूनी तौर पे? ये आपने तो तंजिया कहा ऑन साहब, ये मैं क्लैरिफाई आपके लिए कर देती हूँ कि आपने अपनी जैसी दहशतगर्द जमात तंज में कहा है। लेट मी फिनिश फर्स्ट। सो द पॉइंट इज, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है बात करने की, वो हमसे क्या बात करेगा? वेरी फ्रैंकली, आपका वजीर दाखिला आपके कंट्रोल में नहीं है, वजीर खजाना आपके कंट्रोल में नहीं, आप आईजी पंजाब नहीं लगा सकते, आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब नहीं लगा सकते, आप आईजी इस्लामाबाद नहीं लगा सकते। आप बैठ के हमारे साथ बात करेंगे? क्या आप हमारे खिलाफ जो पॉलिटिकल केसेस हैं उस पर हमारे साथ बात कर सकते हैं? क्या आप हमारी जो इतने हजारों कार्बन लाहौर में, अडियाला में और पता नहीं कहां बंद है, क्या उसके वाले सबसे बात कर सकते हैं? क्या आप 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट चोरी है उस पर हमारे साथ ये नो गो एरियाज है आपके लिए। इस हुकूमत में जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये उनके लिए नो गो एरिया है until unless they are authorized to do it, and they are not authorized to. Why would they? क्योंकि at the end उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, वो तो बेनिफिशियरी है सिस्टम की, तकलीफ में तो हम है। सो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ या किसी के साथ जिसके पास मैंडेट उसके साथ बात की जाए और एंड में सिर्फ हासिल वसूल रात पे टॉक शो कि जी उन्होंने ऑफर की थी, पीटीआई ने बात करने से इनकार कर दिया कि जी हम इनसे बात नहीं करते, हम उनसे बात करेंगे जो मैटर करते हैं। सिचुएशन तो यही है जी। निहाल साहब, ये इस सारी सूरत हाल का ऑब्वियसली आप लोग बेनिफिशियरी तो हैं, तो आप लोग ये एक सोच पाई जाती है जिसका ऑन साहब भी इजहार कर रहे हैं कि फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन चले, जो आरिफ अलवी साहब ने कहा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी हाशमी साहब के आप लोगों के लिए भी नज़र ऐसा ही आता है कि मालिक वही हैं, इस हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहता है, उनके दिफा के मामले में ज़्यादातर आप लोग हमें मुतहरिक नज़र आते हैं, खा वो आपके जो बड़ा मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ, उसको गद्दार करार देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों जिसपे एक असूली इत्तफाक पहले नजर आता था कि किसी को गद्दारी के फतवे नहीं बांटने चाहिए, लेकिन तरामीम करना, कैबिनेट के अंदर ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, तो जो ऑन साहब ने गुफ्तगू की, इसको किस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि आप लोग ये सकत नहीं रखते कि आप लोगों के साथ बात की जा सके? बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, बात कर सकते हैं, आए बात करें। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो आके हमसे बात करें, किस एजेंडे पे बात करेंगे, आए एजेंडे पे बात करें। जो आपके दौर में लोन लिया गया था वो कहाँ खर्च हुआ, आए हम बात करने को तैयार है कि कितने प्रोजेक्ट लगाए हैं, आए हम बात करने को तैयार है कि पाकिस्तान के जो पावर सेक्टर उसमें आपने क्या करना और हमने मिलकर क्या करना है। आए मिलकर बात करें कि महंगाई का खात्मा कैसे करें, आए मिलकर बात करते हैं बेरोजगारी का खात्मा कैसे करें, आए मिलकर बात करते हैं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कैसे करें, आए मिलकर बात करते हैं कि नौजवानों को रोजगार कैसे फराहम किया जाए। ये पाकिस्तान के सर वो कह रहे हैं आपके पास इन मामलात के इख्तियार भी नहीं है। आए मिलकर बात करते हैं, वो कह रहे हैं आपके पास हकीकी मसाइल, इकोनॉमी, बजट, इन चीजों पे बात करने का इख्तियार भी नहीं है। ऑन साहब ने ये गुफ्तगू की है सर। नहीं, हमारे पास सारे इख्तियार है। अब रह गया हम अगर दिफा करते हैं, हमने कभी ज़िया-उल-हक का दिफा नहीं किया, हमने कभी मुशर्रफ का दिफा नहीं किया, हमने किसी आमरियत का हम कभी दिफा नहीं करेंगे, किसी गैर कानूनी का करेंगे। वो जुडिशरी भी हमारा इदारा है, फौज भी हमारा इदारा है, जो भी पाकिस्तान के आइन में इदारे हैं और उसके ऊपर हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वो हमारे मातहत है। हर मिनिस्ट्री हमारे मातहत है, खा वो जुडिशरी की मिनिस्ट्री हो, खा वो डिफेंस की हो, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी की हो, खा एग्रीकल्चर की हो, फॉरेन अफेयर्स की हो, तमाम मिनिस्ट्री हमारे अंडर है। ये हमारा जिम्मे है। देखिए हमारे जिम्मे है कि हम अपने मातहतों का दिफा करें, फर्द का दिफा नहीं करते, गलत काम का दिफा नहीं करते, हम उस अमल का दिफा करते हैं। अगर आप हमारे किसी भी मातहत को, हमारे किसी इदारे को, किसी ऑर्गन को आप डैमेज करते हैं तो आप पाकिस्तान को डैमेज करते हैं। हम उस चीज को, इसीलिए हमने पाकिस्तान के, हम चौकीदार हैं, लोगों ने हमें चौकीदार बना के रखा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों के मुफादात का हम ख्याल रखें। ये बात करें अगर के हमसे पार्लियामेंट में, और बात करने की जगह सिर्फ पार्लियामेंट है, और एजेंडा क्या है, आपका पर्सनल केस वो डिस्कस आप कोर्ट में करें, वो डिस्कस आप अपने वकीलों से करें। पाकिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के हवाले से बात करना है तो जो मैंने आपको गिनवाया उस पर गवर्नेंस पे बात करें, पार्लियामेंट को इंपावर करने की बात करें, हम आपसे बात करने को तैयार है। हम निहाल साहब, ये हमने पार्लियामेंट, एक मिनट, जिस अंदाज में निहाल साहब ने, अगर आप मुझे इजाजत दें निहाल साहब, हम किसी को बंद कर सकते हैं ना रिहा कर सकते हैं जी।
लेकिन निहाल साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, मैं जदून साहब की तरफ ये लेके जाऊंगी। ये इस अंदाज में किसी ने इससे पहले इसको पुट नहीं किया। निहाल साहब कह रहे हैं कि हमारे मातहत है ये तमाम इदारे, तो हमारा फर्ज बनता है हम इनका दिफा करें। ऐसा तो कभी पीटीआई के दौर में भी जब एक 1 पेज की सूरत हाल थी और इस किस्म के बयान दिए जाते थे कि आर्मी चीफ तो कौम का वालिद होते हैं, तो उस वक्त भी इस तरह की दलील तो हमने नहीं देखी। जदून साहब इस पे कुछ कहिए सर। और साथ अंसार बाई साहब की एक रिपोर्ट है, मैं चाहती हूँ गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएं। अब इसके ऊपर हम कितनी मजीद बहस करें। सीनियर हमारे साफ़ी हैं और वो ये कहते हैं कि हुकाम के साथ बातचीत का हवाला देते हुए कि उनके पास खान साहब को मजीद जेल की सलाखों के पीछे रखने का तरीका रास्ता मौजूद है। सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना दोम केस की तैयारियां बस अच्छे वक्त की जो है वो तरफ देख रहे हैं कि कब मुनासिब वक्त हो तो ये किया जाए। तो जिस तरह उजलत में फैसले एक्सपोज हुए हैं, इससे पहले साइफर केस भी हमने देखा, आप समझते हैं कि अदलिया के लिए कैसा साबित होगा अगर इस किस्म के केसेस बनते हैं, कुछ सजाएं मजीद दिलवाई जाती हैं? पहले मैं उस पर कॉमेंट्स कर लूँ। देखें, जो आइन और कानून में तो यही है कि इदारे गवर्नमेंट के मुतहत होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम ये कहते हैं कि ये इस तरह काम चल रहा है तो ये नहीं चल रहा, क्योंकि हम देखें ना, आंखें तो नहीं बंद कर सकते। अगर आप कहते हैं इदारे आपके हमारे मुतहत हैं सिविल गवर्नमेंट के, तो 7 अक्टूबर 2017 को एहसन इकबाल जब गए थे नैब कोर्ट में, तो एक रेंजर की सिपाही ने उनको अलाउ नहीं किया। ही वॉज द इंटीरियर मिनिस्टर। तो उसको आज दिन तक हमें नहीं पता चला कि वो रेंजर वहाँ पे किसने डिप्लॉयमेंट की थी, और जो रेंजर का सिपाही था उसने गेट से इंटीरियर मिनिस्टर को रोक दिया, उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते, और आज दिन तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, पता नहीं चला कि रेंजर किसने डिप्लॉय किया था। और वो रेंजर का एक सिपाही वो इंटीरियर मिनिस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। कहाँ पे हमारे इदारे पावरफुल है? कौन चला रहा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को? किस तरह चला रहे हैं? कौन चलाता है? ये ज़रा बताएं ना। ये देखें, इस तरह नहीं होता। जब तक इदारे आप आज़ाद नहीं करेंगे एक इन्फ्लुएंस से, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे तो सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट का, वो एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ FIR नहीं करा सकता। अब साफियों को मारा हाईकोर्ट के अंदर पुलिस वालों ने, एक बल सारी जोर लगाया, 3 मिनिस्टरों ने, एक इंटीरियर मिनिस्टर ने, उस कांस्टेबल के खिलाफ FIR नहीं करा सके, जो उसका फंडामेंटल राइट था जर्नलिस्ट का। आप किस तरह बात करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट के पास इख्तियार है? कौन सी गवर्नमेंट है जिसके पास इख्तियार है? किस गवर्नमेंट के? ये कौन सी जो सेंटर इलेक्ट हुए? ये जो भी कुछ अर्सा पहले शहबाज साहब की 1 पेज हुकूमत बनी है, गालिबन पाकिस्तानी तारीख में वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान के। देखें, जब अख्तियार था तो मियां नवाज शरीफ की, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो अख्तियार था गवर्नमेंट का, उनको नहीं चलने दिया, उनको हटा दिया। कोई प्राइम मिनिस्टर आके बताए कि मेरे पास एज ए प्राइम मिनिस्टर फुल अख्तियार है, वो 1 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। ये मुल्क की हकीकत है। अगर कोई बंदा इस फैक्चुअल बात को एक्सेप्ट नहीं करता ना, वो तो एमकॉम की जन्नत में रहता है। सर, अब ये जो केसेस हैं खान साहब के हवाले से, अगर अदलिया एक तरफ उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह अंदर रखने का इंतजाम करने की अगर कोशिश की जाती है, तो अभी तनाव बढ़ेगा। फिर केस देखें ना, केस जो भी होते हैं, आप यके बाद दिगरी आप देखें डालते हैं, उनके केस जो है या सजा सस्पेंड कर रही है या सजा जो है वो खत्म कर रही है। तो इसमें गवर्नमेंट के पास तो ऑप्शन है कि वो आगे अपील कर सकते हैं, अपने केस परस्यू कर सकते हैं। अब जब केस आप पे झूठा बने या सच्चा बने, फैसला अदालत ने करना है। तो अगर देखें ना, प्रोसिक्यूशन केस बनाती है तो ये गवर्नमेंट का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है केस को साबित करना। क्योंकि देखें ना, आप क्रिमिनल केस बनाते हैं तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का सटल प्रिंसिपल है कि आपने केस साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस नहीं साबित करेंगे तो उस पर कोर्ट में कसूर नहीं। और यहाँ पर हुकूमती जो कानूनी तर्जुमान है, उन्होंने FIA की प्रोसिक्यूशन की जो नाकामी है उसको तस्लीम किया। प्रोसिक्यूटर ने खुद जाके कहा है हाई कोर्ट में, जी हमारे केस के अंदर लिक्यूने, आप वापस केस रिमांड कर दें। अब एक हाई कोर्ट समझती है, एक प्रोसिक्यूटर खुद एडमिट कर रहा है, वहाँ पे ही प्रोसिक्यूटर था। आप सरकारी स्टेट कौंसिल भाई एक्यूज चाहता ही नहीं है मेरा वकील हो, तो वहाँ पे उस पे वकील बना दिया। जी निहाल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं साजी आंखों में आग डाल के एक बात करना चाहता हूँ कि ये बात ठीक है। जी जी। ये गलती हमारे प्रोसिक्यूटर्स का है, एविडेंस कलेक्टर्स का है। मेरे जैसा अगर इस पे वकील होता ना, 3 गवाह चाहिए। नैब में सारे जो फालतू गवाहियां डालते, 3 गवाह चाहिए, एक कंप्लेनेंट, एक कॉर्पोरेटिव एविडेंस के लिए गवाह और एक IO। क्रिमिनल केस में इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मगर हमारे यहाँ जो बाबू लोग हैं, वो लोगों को बचाने के लिए 25-25, 50-50, 150-150 गवाह ले आते हैं और वो केस का बेड़ा गर्क होता है। हम प्रैक्टिसिंग वकील, हमें पता है कि हाउ टू प्रोसिक्यूट। ये जरूर है कि पाकिस्तान में हर दौर में जो वो देखे ना, इसमें अब जो आजम खान की स्टेटमेंट दी गई है, वो इसको आजम खान साहब की देखिए, आजम खान को 1 महीना अबडक्ट किया गया है, उसकी फैमिली ने आके FIR करा दी कि उसको पता ही नहीं कहाँ पे गया। उसके बाद अब इस बात को सर्विस पे आते हैं, उसकी स्टेटमेंट होती है ना, अक्यूज को पता है कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट, और ना वो शामिल किया गया शरीक, नहीं वो कहाँ पे प्रिंसिपल अक्यूज था आजम खान, उसको आपने किस तरह पार्डन दी है? अगर साइफर का केस था तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल अक्यूज जो है वो आजम खान था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबको पहले उसको सजा देते, उसके बाद इमरान खान का नंबर आता है जी कि वो केस साबित कर दे। आप पिक एंड चूज करते हैं अपनी मर्जी, इसको छोड़ दें, इसको बंद कर दें, इसको गवाह बना दें। यार इस तरह
तरह थोड़ी होता है कि आप जो है कि आप देखें ना, एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ वो केस तो सॉलिड बनाए ना, और जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है उसको आपने छोड़ दिया। मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी वो ज्यादा सॉलिड थी इस केस के मुकाबले में। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे FIA नोटिस मिले PTI के रहनुमाओं को 71 के हवाले से बयानियां बनाने पे। इस हवाले से जो उमर अयूब साहब ने जवाब जमा कराया, शॉर्ट ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेटर ऑन साहब, आपकी तरफ में आऊँगी। अब घर के मालिक तो आपने डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं के खिलाफ अब आप लोगों का जिस तरफ इशारा है, एक हैशटैग गद्दार कौन का एक ट्रेंड भी चला आप लोगों के सोशल मीडिया से, जिसके लिए बड़ी मुश्किल का सामना है आपको FIA के रूबरू। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो बगावत के इल्ज़ामात हैं, इस हवाले से पार्टी क्या करेगी? क्यों एक के बाद एक मुश्किल अपने लिए कहीं ना कहीं एक ये तबसरा भी किया जाता है कि PTI खड़ा कर रही है इस किस्म के नैरेटिव से, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस मौजू से आपने खेला नहीं? या ये जो हमूदुर रहमान कमीशन को पब्लिक करने का मुतालबा था और उसमें मौजूदा शख्सियात को भी आप लोगों ने, और अपनी क़यादत जो है मौजूदा क़यादत, उसके खिलाफ अपने सपोर्टर्स को भड़काने का इल्ज़ाम भी है आपके ऊपर, तो इससे किस तरह आप डील करेंगे आप? अच्छा, वैसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? इससे पहले ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ? ये तीनों अफराद जिनको FIA के नोटिस आए, इन तीनों को इससे पहले NAB के नोटिस भी आ चुके हैं। उमर अयूब को भी, बैरिस्टर गौहर को नहीं आया था, रऊफ हसन साहब को भी इससे पहले इस तरह के नोटिस आ सके। सो इट डजंट रियली मैटर। इशू इज कि जो एक प्रिंसिपल नैरेटिव जो उठाया गया था, मैं अभी उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना चाहता कि वीडियो के हवाले से, लेकिन जो प्रिंसिपल कॉन्टेक्स्ट उठाया गया था उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। आज अगर उमर अयूब साहब ने अपने जो वकील के थ्रू लेटर लिखा, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, पहले मुझे हमूदुर रहमान की रिपोर्ट तो दे दें ताकि मैं उसको पढ़ लूं और मैं दुनिया को बावर करा दूं कि उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से इतना कोई चीज इग्नाइट हो गई है, और फिर उसके बाद बैठ के जवाब दे दें। हैविंग सेड दैट, मेरा एक सवाल है, वैसे जनरली आप 2 मिनट के लिए इस चीज को रोक देते हैं, क्या एज ए कौम मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं जानूं कि 1947 से लेके 2024 के 8 फरवरी तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ, उसके मोटिवेशन क्या थी, उसकी इंस्पिरेशन कौन थी, उसके प्रेपरेटर्स कौन थे, उसके अबैटर्स कौन थे? क्या ये मेरा राइट नहीं है कि मैं देखूं 65 में जो जंग हुई या 71 में जो जंग हुई उसके मुजम्मरात क्या थे, उसके रिजल्ट क्या निकले थे, हु वाज एट लॉस, कोई गलती किसकी थी? इतने सारे हमारे लीडरान यहाँ पे जो है ना वो बेचारे शहीद हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टू बेनजीर भुट्टो। हैज एनीवन आस्क अबाउट कि ये क्या हुआ, कौन थे लोग? लेकिन बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछने की ना रीत है ना रिवायत है, बल्कि जो सवाल पूछेगा उसको उठा लिया जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है। नहीं, सवाल पूछने की टाइमिंग भी है ऑन साहब, ऐसे की बात, सवाल पूछने की टाइमिंग भी है। व्हाट्सएप के बीबी लोग अपने व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में अब कोई सवाल जवाब नहीं पूछते, कोई ऐसी चीज शेयर नहीं करते कि उस पर कोई ऐसा शख्स बैठ के कोई स्क्रीनशॉट लेके किसी को भेज ना दे। इस तरह का खौफ पूरी कौम को ना हमें इस तरह से वो बंद कर दिया गया है कि कुछ सोचना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा। आई थिंक दिस इज हाई टाइम। ये तो हमेशा से ऐसा ही था ऑन साहब, लेकिन ये इस बात की हमें खुशी है कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का अब अंदाज़ा हुआ। मैं निहाल साहब की तरफ जाती हूँ ये कहते हुए, क्योंकि जब शेख मुजीब साहब का आजकल बहुत जिक्र है पाकिस्तान में, PTI ने अपने सपोर्टर्स, इसी मासूम सपोर्टर को जो आज आप 71 की तकसीम का राग अलाप रहे हैं, यही बताया था आपने कि नवाज शरीफ का कंपैरिजन ड्रॉ किया था शेख मुजीब से, उन पर तनकीद करते हुए कि ये भी मुल्क की ऐसी तकसीम करेंगे। सो बड़ा कन्फ्यूज़ होता है सपोर्टर इस सूरत हाल में। निहाल साहब, आप PTI की सुन रहे हैं कि एक इम्यून हो गई है PTI, जिस तरह साहब की गुफ्तगू, एक मौके पर उन्होंने कहा हम दहशतगर्द, अब वो ये भी ऐसा लगता है कि गद्दारी का इल्ज़ाम भी उनके लिए अब इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं रहा, वो इतनी मुश्किल से गुजर चुके हैं इस तरह के इल्ज़ामात से पिछले कुछ अरसे में। उमर अयूब साहब की डिमांड को सपोर्ट करते हैं जो उन्होंने FIA को लिखा कि हमूदुर रहमान कमीशन हमें भेज दें इसकी रिपोर्ट ताकि हम जवाब दें? अक्षय, एक तो मैं आपको कहूँ, मैं समझता था कि आज और 2 सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे। एक, महंगाई बहुत तेजी से कम हुई है, इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, खास करके पंजाब की जो वज़ीर आला है उसको ये क्रेडिट जाता है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, गालिबन पंजाब की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर भी हमें बात करना चाहिए। सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान के सब्जेक्ट नहीं है, 25 करोड़ लोगों की जिंदगी में क्या तब्दीली लाई जा रही है उस पर अगर बात करें तो बहुत अच्छा हो। सर, ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात हो रही है। हमूदुर रहमान कमीशन के हर रिपोर्ट को पब्लिश होना चाहिए। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के हमें इजाजत देता है। मैं ये समझता हूं, अगर क्या इमरान खान साहब के दौर में ये क्यों नहीं पब्लिश हुआ? कर देना चाहिए था। जब वो नवाज शरीफ को भारतीय एजेंट कहते थे उस वक्त क्यों नहीं किया था? तो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, आपके दौर में हम गद्दार थे,
अब आप अपने आप को समझ रहे हैं, भाई हम आपको ना गद्दार बनाएंगे ना हम समझते हैं, अमल ऐसा करें कि पाकिस्तानी लोग आपको मुहिब वतन समझे, आप लोगों के साथ खड़े हो, फर्द वाहिद इमरान के साथ ना खड़े हो। इमरान खान का केस जो है वो फर्द वाहिद का वो एक केस है जिसमें क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस पे बात की जा सकती है। आए बैठे पार्लियामेंट पे आगे बात करें कि रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में चीजें कैसे बेहतर की जा सकती है। ये चीजें जो है ये पर्सन ओरिएंटेड केस है, ये पर्सन ओरिएंटेड केस है। आप फिर इख्तियार दें पाकिस्तान के हर कैदी को कि उसके भी लाइव टेलीकास्ट हो उसके प्रोसीडिंग्स का। हम पर्सन ना, इसीलिए पाकिस्तान आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि हम किसी को बड़ा आदमी किसी को छोटा आदमी बनाते हैं। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड रखता है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी है। तो हमें चाहिए कि मुल्क को हम एक जगह बैठे। जदून साहब की तरफ जाती हूँ। निहाल साहब, ये वैसे एक डेजा वू किस्म की एक टर्म है, वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान का एक सियासतदान दूसरे को बैठकर अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने का कह रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए और बहुत दफा हमारी जो सियासतदान है उनको इस सिलसिले में एक्सपोज होते हुए देखा। ये एक वही सिलसिला है जो आगे बढ़ रहा है, किसी को गद्दार नहीं कहते, ये पार्टी अपनी हुब्बुल वतनी साबित करे। अब चलें, अब सर मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए जदून साहब की तरफ जाती हूँ। जदून साहब, आपके ख्याल में ये उमर अयूब साहब का जो जवाब जमा कराया गया है वकील के थ्रू, ये इस बहाने रिपोर्ट आ सकती है पब्लिक, और ये जो इल्जामात हैं लोगों के ऊपर इस कैंपेन के चलाने के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, वो उन्होंने वकील किया हुआ है, वो बेहतर समझते हैं अपना केस किस तरह डिफेंड करना है, किस तरह अप्लाई देना है। अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा है उस पर कोई पाबंदी नहीं है तो वो अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो आर्टिकल 19 के तहत उनको मिलने चाहिए। और ये कैसा रिस्पांस है वैसे इन इल्जामात के तहत, आप इसको किस तरह? नहीं, अब मुझे तो मैं उसके रिस्पांस को एनालाइज नहीं कर सकता, अब वो क्या नोटिस मिला है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन वो अगर उनको समन किया गया है किसी स्टेटमेंट के लिए 161 के लिए, या उन्होंने कहते हैं आप इस बारे में क्या कहते हैं कि किसने चलाई है ये वीडियो, तो वो बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है अगर वो उसको ज़रूरत है, वो कहता है जी मुझे मुहैया करें, मैं उसको देख के जवाब देता हूँ, तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर वो, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जहाँ वो मुतालबा कर रहे हैं कि इसको हमें दिया जाए रिपोर्ट को, कहते हैं FIA इज नीदर एन आउटफिट ऑफ हिस्टोरियंस नॉर अबव सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट जजेस जिन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तरतीब दी थी। तो क्लाइंट को कॉपी चाहिए रिपोर्ट की इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज प्रॉपर रिपोर्ट। तो ठीक है, क्लाइंट कह सकता है जी मुझे रिपोर्ट दे, मैंने उससे कोई चीज़ें अखज़ करनी है, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर रिपोर्ट तो वो उनको दे दें, अगर उनके पास है FIA वालों के पास तो वो दे दें। ठीक है, अगर नहीं तो वो किसी और जगह से भी ले सकते हैं ना उनको। आप देखें फेसबुक पे सारी महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसकी समरी घूम रही है। वो समरी घूम रही है, कई दफा वो जिस एक किताब भी किसी ने फेसबुक पे लगाई हुई है कि आप पैसे दें और किताब आपके घर पहुंच दें, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। नहीं, लेकिन जदून साहब, ये जो इल्जाम 71 के हवाले से जो कैंपेन इन्होंने चलाई वो एक अलग डिबेट है, इनके अपने तजादात भी बहुत हैं। अगर किसी लेकिन उसकी बेसिस पे बगावत का इल्जाम लगाना, देखें गलत बात है। अगर किसी आप एक रेफरेंस देके हिस्ट्री का, उससे कुछ सीखना चाहिए। आप देखें कि इस पार्टिकुलर बंदे को किसी के साथ अटैच करते हैं तो वो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है और रीजनेबल नहीं है। बाकी जो हिस्ट्री है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसमें जो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ है उसको कोई चैलेंज करता है चैलेंज कर दे, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट करे, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब देखें ना आप हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री, अब मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर नहीं लगा, वो किसने मार्शल लॉ लगाया, वो किस तरह लगाया? अयूब खान ने मोहतरमा को क्या कहा था? ठीक है, अब उसमें तो जो चीज़ें हिस्ट्री आप उसको डिसरप्ट तो नहीं कर सकते, या उसको आप अख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको माने ना माने वो तो एक तारीख का हिस्सा है। अब मार्शल लॉ लगते रहे पाकिस्तान के अंदर 36-40 साल तो मिलिट्री ने पाकिस्तान के अंदर रूल किया है। ठीक है, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है, कोई बंदा डिनाइल कर सकता। अगर जो बंदा कहता है उन्होंने सही किया तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, निहाल हाशमी साहब, सेनेटर रौन अब्बास साहब इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अब हमें आने वाले दिनों में देखना है कि PTI ने अब बर्मला जो ऐलान किया और जिनको वो मालिक समझते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल और बातचीत का रास्ता बनता है? ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।